हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भुवन दीक्षित और आज का हमारा टॉपिक है भाखड़ा एंड नंगल डैम। भाखड़ा एंड नंगल डैम ये जो सिचुएटेड है, ये है बिलासपुर सिटी, हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड इंडिया। कोऑर्डिनेट्स जो हैं 31 डिग्री 24 मिनट 39 सेकंड्स नॉर्थ एंड 76 डिग्री 26 मिनट 0 सेकंड्स ईस्ट। ये हम आपको मैप में भी शो करके दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो हुआ था इस डैम का वो 1948 में हुआ था स्टार्ट, और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड इसकी ओपनिंग डेट, फंक्शनिंग डेट जो थी वो 1963 थी एंड 1963 में ही ये बनकर कंप्लीट हुआ था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी वो इसकी आई थी उस टाइम पर 248.28 करोड़। नेक्स्ट, नाउ ये जो मैप है ये शो कर रहा है इंडियन मैप में भाखड़ा डैम की लोकेशन। ये जो स्टेट है ये है हिमाचल स्टेट एंड द डॉट, ये जो डॉट है ये शो कर रहा है भाखड़ा डैम को। नाउ नेक्स्ट, ये दिस फिगर शोज द प्लान ऑफ द भाखड़ा डैम एंड इट्स रिजर्वायर। ये जो पूरा दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश में, ये है भाखड़ा डैम का रिजर्वायर। इस पॉइंट पर हम लोगों ने डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एंड यहाँ से ये जो ऑफ टेकिंग रिवर है ये यहाँ नंगल डिस्ट्रिक्ट में होते हुए निकलती है। एंड इस पॉइंट पे हमने इस रिवर वाटर को कंट्रोल करने के लिए नंगल डैम बनाया हुआ है एंड दिस कम्बाइंडली कॉल्ड भाखड़ा एंड नंगल डैम। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। भाखड़ा डैम एक काफ़ी मेजर मॉन्यूमेंट है, रिवर सतलज के ऊपर बना हुआ है। ये इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्दर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था जो हमारे इंडिया ने करवाया था। ये नॉर्दर्न रीजन में इसीलिए करवाया गया था क्योंकि पार्टीशन के बाद अपर जो पंजाब था जिसे बोलते थे वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था, और जो मोस्टली फर्टाइल लैंड थी वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास थी, और हमारे पास जो पंजाब हरियाणा बचे थे वो अनफर्टाइल थे। तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए नॉर्दर्न रीजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ये 1948 में स्टार्ट हुआ था एंड 1963 में ख़त्म। एंड इसकी जो हाइट है डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल से वो 740 फीट है, जो कि 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द कुतुब मीनार थी। एंड ये स्टेट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। नाउ भाखड़ा डैम हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है एशिया में एंड सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंड जो भाखड़ा की पोटेंशियल है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की वो काफ़ी ह्यूज है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने 2 पावर प्लांट्स बनाए हैं डाउन स्ट्रीम साइड पे, वो भी हम आपको फिगर में दिखाएंगे फर्स्ट, बट आपको मैं स्केच में दिखाता हूँ। ये प्लान है हमारे भाखड़ा डैम का। देन ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है लेफ्ट पावर प्लांट एंड राइट साइड पे है राइट पावर प्लांट। ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है एंड ये इसकी डाउन स्ट्रीम साइड है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा फिगर से। ये जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है, ये पानी फिल है, ये रिजर्वॉयर है, ये रिजर्वॉयर है एंड ये इसकी स्पिलवे है, ये इसकी स्पिलवे है। एंड दीज 2 बॉक्सेस, ये जो 2 बॉक्स है ये लेफ्ट पावर हाउस है, ये राइट पावर हाउस है एंड ये डाउन स्ट्रीम साइड है। ठीक, नेक्स्ट, हिस्ट्री। इसका जो प्रपोज़ल था सर लुइस डेन ने सूनी एंड बादू जो कि वहाँ के लोकल एरिया थे उधर उसके डेवलपमेंट के लिए दिया था। एंड ये इसका फर्स्ट प्रपोजल था, प्रपोज किया गया था 8 नवंबर 1908 में। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी गई 1910 में एंड उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह पाया गया कि इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई थी, जो कि इस वजह से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ कंस्ट्रक्शन फेज़। यह है हमारी बॉडी ऑफ द डैम है एंड दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लुइस गेट्स। नाउ दीज आर डिफरेंट फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ये बॉडी ऑफ द डैम, स्पिलवेज ऑफ द डैम एंड दीज शोज द रीइंफोर्समेंट इनसाइड द डैम। रीइंफोर्समेंट का अमाउंट हमने आपको बता दिया था 1016
0.00 टन्स। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम स्पिलवे भी बोलते हैं, स्पिलवे। ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है, जैसा कि पता है, ये डाउन स्ट्रीम साइड। जब फ्लड लेवल वहाँ पर वाटर इंक्रीज होने लगता है, देन स्पिलवे गेट्स से ये वाटर फ्लो होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, दिस। टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस करेंगे अब। फर्स्ट है टाइप ऑफ डैम। किस तरीके का डैम था, हमने बताया था पहले, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम था, स्ट्रेट टाइप, मीन्स दिस इज द व्यू ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। नाउ आगे, हाइट ऑफ द डीपेस्ट फाउंडेशन 740 फीट या फिर 222.55 मीटर्स। नॉर्मल रिवर बेड के ऊपर हाइट दिस वन, ये जो थी आपकी वो थी 167.64 मीटर्स और 550 फीट्स। देन लेंथ एट टॉप, लेंथ एट टॉप जो गिवन है वो 518.16 मीटर्स यानी 1700 फीट है, जो कि ये आपको फिगर में दिखाता हूँ। लेंथ मीन्स दिस वन, ये जो लेंथ है इसकी क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में, ये थी हमारी 1700 फीट्स 518.16 मीटर। एंड विथ एट टॉप जो गिवन है वो हमारी है 30 मीटर्स। नाउ लेंथ एट बॉटम लेंथ उसकी डिक्रीज थी, कम थी। ये जो बॉटम लेंथ दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 325 फीट्स और 99 मीटर्स। एंड विथ एट बेस दिस इज़ 190.5 मीटर्स एंड 625 फीट। जाहिर सी बात है, जो बेस पे विथ होती है वो हमारी इंक्रीज होती है टॉप विथ से कंपैरिजन में। ये B1, ये है B, देन B1 वेरी वेरी ग्रेटर देन B, बिकॉज इस डैम को स्टेबल करने के लिए और इसको वेट को बियर करने के लिए हम इसकी वेट होती है उसको बढ़ा कर रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द डैम और मीन सी लेवल। जो डाटाज हैं ये हमारे नॉर्मल उसके लोकल डेटम से, मीन्स डीपेस्ट फाउंडेशन से हो गए या फिर रिवर बेड के हिसाब से। बट अगर मीन सी लेवल से देखा जाए तो डैम के टॉप की जो हाइट है वो है 518.16 मीटर्स, मीन्स 1700 फीट। एंड स्टील यूज्ड यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन कर दिया 101600 फीट। नाउ नेक्स्ट, now reservoir properties. First one is catchment area. I will describe the firstly the terms catchment area, normal reservoir, dead storage level, maximum pool level, one by one. First, catchment area. Suppose this is our reservoir and this is the dam constructed. So when there is a rain happen, जब बारिश आएगी, जब precipitation होगा, तो जिस सरफेस एरिया से वाटर फ्लो होकर हमारे रिजर्वायर में आएगा वो कहलाता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। सेकंड है नॉर्मल रिजर्वायर लेवल। नॉर्मल ऑपरेशनल कंडीशन ऑफ डैम की, नॉर्मल ऑपरेशनल लेवल में जो इसका फ्लड लेवल मेंटेन रहता है, यानी रिजर्वायर में वाटर लेवल जो नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पर मेंटेन रहता है वो होता है नॉर्मल रिजर्वायर लेवल, जिससे पावर जनरेट भी कर सकते हैं हम। दिस इज टर्बाइन टी। सेकंड सर्विस डेड स्टोरेज लेवल, दिस इज फिगर, दिस इज मिनिमम पूल लेवल एंड दिस इज डेड स्टोरेज लेवल, एंड ऑल्सो अ मैक्सिमम पूल लेवल, मैक्स मिनिमम एंड DSL। तो मैक्सिमम पूल लेवल क्या है? फर्स्ट वन इज मैक्सिमम पूल लेवल, जब एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि सडन फ्लड आ जाए एंड जो वाटर लेवल है रिजर्वायर में वो इंक्रीज़ होने लगे एंड टॉप ऑफ द डैम तक पहुंच जाए। और ये कंडीशन जब अराइज होगी वो तब होगी जब डिस्चार्ज, इनकमिंग डिस्चार्ज है रिजर्वायर में, वो हमारे आउटगोइंग डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाए एंड जो क्रॉस सेक्शन है स्लुइस गेट्स का वो छोटा पड़ जाए। देन
जो वाटर लेवल है हमारे डैम में नॉर्मल पूल लेवल से राइज कर जाएगा, देन ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम फ्लड लेवल पे। तो जिस मैक्सिमम लेवल तक वो ऑपरेशनल रहेगा डैम, दिस इज मैक्सिमम फ्लड लेवल या फिर मैक्सिमम पूल लेवल। मिनिमम पूल लेवल सिमिलरली ड्रॉट की कंडीशन में होगा, उसका जस्ट अपोजिट है कि वाटर एकदम से डिक्रीज हो जाए, एंड जिस मिनिमम कंडीशन में वो टर्बाइंस को घुमा सके और ऑपरेशनल रहे, वो होगा उसका मिनिमम पूल लेवल। बट डेड स्टोरेज लेवल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वेरियस सब यूजेस में, जैसे कि उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करना है, वाटर फ्लो को या फिर स्मॉल इरीगेशन को सपोर्ट करने के लिए ऑफ टेकिंग चैनल्स से जो मिनिमम वाटर लेवल रिक्वायर्ड होता है वो डेड स्टोरेज लेवल होता है। बट इसमें क्या है कि जो हमारा डैम होगा वो ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि डैम हमारा ऑपरेशनल कहाँ तक रह सकता है, मिनिमम पूल लेवल तक हमारा डैम ऑपरेशनल लेवल तक। तो ये उसके भी नीचे होता है जब एकदम पानी ख़त्म हो जाए। बट अदर यूसेस के लिए जो कि अदर यूसेस हैं, लोकल यूसेस हैं, उनके लिए जो वाटर उसमें बचा रहे वो कहलाता है डेड स्टोरेज लेवल। तो यहाँ पर इस टेबल में सारा डाटा गिवन है। कैचमेंट एरिया है इसका 56,980 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्मल रिजर्वॉयर लेवल है 512.06 मीटर्स, ये हमारा MSL से है, मीन सी लेवल से। एंड इसमें जो इसकी जो फीट्स में हाइट है वो है 1680 फीट। डेड स्टोरेज लेवल है हमारी 445.62 मीटर्स। न्यू एरिया इरीगेटेड, डैम कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो एरिया इरीगेट कर सकते हैं हम उससे वो है 60 लाख एकड़्स। एंड एरिया ऑफ रिजर्वोयर भी काफ़ी है 162.48 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेंथ ऑफ रिजर्वोयर मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि हमने अभी फिगर उसमें देखा था फिगर में, दिस इज़ द रिजर्वोयर, दिस इज़ द डैम। तो ये जो पैच है, इस पैच की जो लेंथ है वो होगी हमारी लेंथ ऑफ रिजर्वोयर, जो कि है यहाँ पर 96.56 किलोमीटर, ये गिवन है यहाँ पे। नाउ जो स्टोरेज कैपेसिटी है हमने क्या डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि हमारी नॉर्मल लेवल पर लाइव स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं जब नॉर्मल लेवल के लिए होती है, वो होती है 6,911 मिलियन क्यूबिक मीटर। सेकेंड वन इज़ ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि मैक्सिमम पूल लेवल के लिए है, वो है 9,340 मिलियन क्यूबिक मीटर। द लास्ट वन इज़ डेड स्टोरेज कैपेसिटी, डेड कंडीशन में जो हमारा वाटर स्टोर करेगा वो होगा हमारा डैम के रिजर्वॉयर में 2,430 मिलियन क्यूबिक मीटर। ध्यान रखिए जो डेड स्टोरेज में जो वाटर होगा वो हमारे सब यूजेस के लिए होगा, इसमें डैम ऑपरेशनल नहीं होगा, नो ऑपरेशंस, पावर जनरेट नहीं होगी, ठीक, सब यूजेस होंगे, इरिगेशन लोकल यूजेस जो होंगे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर आउटलेट्स एंड फ्लड आउटलेट्स, ये होते क्या हैं। जनरली ये हमारा डैम जो डाउन स्ट्रीम साइड में रिवर है, ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड में जो रिवर है, और ये अप स्ट्रीम साइड जो रिजर्वॉयर में वाटर स्टोर हो रहा है, उस वाटर को डाउन स्ट्रीम साउड में जब स्पिलवे से पहुंचाया जा रहा है और जिन गेट से कंट्रोल किया जा रहा है वो होते हैं हमारे रिवर आउटलेट, रिवर में आउट किया जा रहा है जिन गेट से उन्हें रिवर आउटलेट बोलेंगे। एंड जब फ्लड आ रही है, फ्लड के कंडीशंस में जिन गेट्स को ओपन करके, जिनको इमरजेंसी गेट्स भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी गेट्स अपने डैम को फेलियर होने से बचाया जा रहा है, उसको बोलेंगे हम फ्लड कंट्रोल गेट्स। अब इसमें दोनों को कैटेगराइज कर लिया गया है। नंबर ऑफ पहले हम बात करते हैं रिवर आउटलेट्स जो हैं वो 16 हैं भाखड़ा डैम में, 8 के बैच में डिफरेंट हाइट्स पे लगे हुए हैं, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट वन दिस हाइट एंड सेकंड वन इज दिस हाइट। शेप ऑफ जो आउटलेट है वो हॉर्सशू टाइप है। जो मैक्सिमम डिस्चार्ज अब हम बताएंगे जो उन गेट्स के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज कैलकुलेटेड है वो ये इस तरीके से है। जो लोअर आउटलेट था, जो इसमें लोअर हाइट पर आउटलेट है इस वाले, इसकी जो कैपेसिटी वो डिस्चार्ज है वो है 187.97 क्यूमेक और क्यूसेक में एक जनरल डिफरेंस है। जो क्यूमेक्स होता है वो होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, बट क्यूसेक जो होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। नाउ तो डिस्चार्ज जो है आउटलेट का लोअर आउटलेट्स के 8 में जो बैचेस हैं उसका है 187.97 क्यूमेक, एंड हायर आउटलेट का है 161 आउटलेट्स
नाउ नंबर एंड साइज ऑफ द फ्लड कंट्रोल गेट्स, जो नंबर्स हैं फ्लड कंट्रोल गेट्स इसमें हम 4 इंस्टॉल्ड हैं, जिनका साइज़ रेक्टेंगुलर है, जिसकी जो लेंथ है ये है 15 मीटर एंड ये है 14.5 मीटर। एंड क्यू डिस्चार्ज जो है फ्लड कंट्रोल गेट्स का वो है 5587 क्यूमेक। नाउ नेक्स्ट, नाउ भाखड़ा डैम पावर प्लांट्स हमने पढ़ा था पीछे, इसमें हम लोगों ने दिस डैम, ये है लेफ्ट पावर प्लांट, ये है राइट बैंक पावर प्लांट। तो इनके अंदर मशीनरी इंस्टॉल्ड है वो कितना पावर जनरेट कर सकती हैं वो इस टेबल में हमने रिप्रेजेंट किया है। पावर हाउसेस 2 हैं। लेफ्ट पावर प्लांट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस टाइम वो 450 मेगावाट है, जिसके अंदर 5 यूनिट्स है 90 मेगावाट ईच की। बट हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं मशीन की अपग्रेड करके, मशीन को चेंजेस करके। सो मैक्सिमम जो पावर हम ले सकते हैं वो है 540 मेगावाट, जो पर यूनिट की जो पावर जनरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 108 मेगावाट। बट ये जो गिवन है ये लेफ्ट पावर बैंक का है। एंड सिमिलरली नीचे इसका राइट पावर बैंक का है। राइट वाले के लिए जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 60 मेगावाट और 120 पर यूनिट के लिए, एंड ऑपरेटेड के लिए 660 मेगावाट एंड 132 मेगावाट पर यूनिट के लिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ नाउ वी डिस्क्राइब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम ऑन भाखड़ा डैम। सिमिलर फोर्सेस वही हैं, वाटर प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, अर्थक्वेक फोर्सेस, आइस प्रेशर, वेट ऑफ द डैम। इसमें मतलब नोट करने वाली बात यह है कि वेट ऑफ द डैम जो है स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो डैम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सब जो है उसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको फेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर में जनरली हमारे 2 केसेस होते हैं। एक हमारा अपस्ट्रीम फेज इज स्ट्रेट एंड वर्टिकल, एंड अपस्ट्रीम फेज इज प्रोवाइडेड विद बेटर हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, बेटर का मतलब जनरली हम अपस्ट्रीम साइड में थोड़ा स्लोप दे देते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम बेटर। जब हमारा स्ट्रेट फेस होता है केस 1 में, तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है। हाइड्रोस्टेटिक दोनों में ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है वो भी हम बताएंगे। और जो फर्स्ट केस है इसमें हाइड्रोस्टेटिक वजह से इसमें खाली हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा, बिकॉज कोई भी इंक्लाइंड एलिमेंट नहीं है डैम का, तो इसमें कोई वेट नहीं आ रहा। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो डैम के बेस पे होती है वो गामा डब्ल्यू एच होती है, और टोटल हाइट इसकी हाइट एच होती है। तो इससे जो प्रेशर होता है वो निकल के आता है 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। वो यहाँ ड्राइंग में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं फिगर में। ये कुछ नहीं, सिंपल एरिया है इसका। नाउ बट जब सेकंड केस आता है, जब हमारा जो अपस्ट्रीम फेस है वो इंक्लाइंड हो जाता है, तब इसमें देखेंगे कि ये जो पार्ट है वाटर का, इस फिगर में आपको दिखाता हूँ, ये इसका जो वाटर का वो जो वेट है वो इस पर एक्ट करता है वर्टिकल फोर्स की तरह। कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकल फोर्स की तरह। तो यहाँ पर हमारे 2 फोर्स काम करेंगे, एक हमारा वर्टिकल हो जाएगा, एक हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो देन द रिजल्टेंट जो वर्क करेगा वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में करेगा। इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ही सिंपल तरीके से, एक हमारा इंक्लाइंड डायरेक्शन में। ये दोनों फेसेस के लिए बनता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फेसेस के लिए इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इसको। बट इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इसका जो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, वो अपनी डैम का जो इंक्लाइंड एरिया है उसको प्रोजेक्ट कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। देन जिससे जो हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था उस तरीके से उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल के आ जाएगा। एंड वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए हम ये एरिया कैलकुलेट करके इसकी वॉल्यूम निकाल के गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। गामा डब्ल्यू वी ये हमारा वर्टिकल वेट देगा, जो कि हमारा होगा वर्टिकल फोर्स के बराबर। वही सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हमारा 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर प्लस गामा डब्ल्यू वी। यहाँ पर वी जो होगी इस वाले स्मॉलर ट्रायंगुलर का एरिया होगा, यहाँ से हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा जो कि रिजल्टेंट है। यहाँ से भी ये वेट, एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ द रिजल्टेंट।
दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, ये टेल वाटर की तरफ है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर किस लिए होता है? जब हमारा वाटर का सीधी वैसी बात है कि जो ग्राउंड है वो परवियस है, सॉइल्स का है, तो थोड़ी बहुत तो सीवेज होती है, थोड़ी बहुत की काफ़ी होती है। तो सीवेज जो सीपेज जो होती है डैम के नीचे से, ये सीपेज हो रही है, तो जब वाटर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके यहाँ से जा रहा होता है, देन ये ऊपर पोर वाटर प्रेशर लगाने लगता है, यानी एक अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट करेगा जो डैम को डिस्टेबलाइज करेगा एंड उसके ऊपर लगेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। नाउ इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी दो केस हैं। एक, जब नो ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड, ड्रेनेज गैलरी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सीपेज वाटर को, जो सीप्ड वाटर है, जो सीपेज होकर वाटर आया उसको इकट्ठा करके सीपेज प्रेशर को रिलीज करने के लिए काम आता है। देन नो ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड, व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड। नाउ हम एक करके देखते हैं। पहले में यहाँ पर जो हेड ऑफ वाटर है वो एच है, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो गया वो गामा डब्ल्यू एच हो गया। एंड यहाँ पर जो हेड ऑफ वाटर है वो एच डैश है, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो गया वो गामा डब्ल्यू एच डैश हो गया। सो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आया यहाँ पर गामा डब्ल्यू एच, यहाँ पर गामा डब्ल्यू एच डैश, एंड जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। बट यही चेंज होता है जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे। देन इसकी जो स्टार्टिंग में जो हील पर, ये हील पार्ट, ये से हम हील बोलते हैं, ये टो फिगर में मेंशन भी है। जो स्टार्टिंग में हमारा जो है हील पर जो प्रेशर है वो हो जाता है, वॉट हेड है यहाँ पर एच, और यहाँ पर है एच डैश, तो गामा डब्ल्यू एच एंड गामा डब्ल्यू एच डैश। बट जिस पॉइंट पर हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करी है वहाँ पर वाटर चेंज हो, मतलब प्रेशर चेंज हो जाएगा, वाटर प्रेशर, और वो कितना हो जाता है 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच, सॉरी गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस गामा डब्ल्यू एच डैश। ये क्या हो गया, प्रेशर में रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि जो सीपेज वाटर था वो पास आउट हो गया, सीप होकर इस ड्रेनेज गैलरी में चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर रिलीज हो गया और सडन ड्रॉप आ गया प्रेशर में। इसकी वजह से कितना चेंज आया वो हम आपको भी दिखाते हैं। मान लीजिए ये ड्रेनेज गैलरी के साथ मैं भी बताता हूँ, फिर उसका कंबाइन करके बताऊँगा अभी। ये गामा डब्ल्यू एच था यहाँ पर, ये गामा डब्ल्यू एच डैश था। देन हमने यहाँ पर ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करी, यहाँ पर होगा 1/3 गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस गामा डब्ल्यू एच डैश, तो दिस वैल्यू आ गई। ये हो गया जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करी हमने। बट ये नॉर्मल केस में जब हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाके यहाँ मीट होगी, तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगेगा, दिस वन। और वहीं ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने में इतना प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करें, तो प्रोवाइड करी ही जाती हैं। दैन इसको इंस्पेक्शन गैलरी भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब है अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्थक्वेक फोर्स क्या करते हैं, जब अर्थक्वेक वेव ट्रेवल करती है किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, देन वो एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है। तो हम जो अर्थक्वेक फोर्स का जो एनालिसिस करते हैं वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में करते हैं। जो वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन की वो हम परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज फॉर्म कितनी होती है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है उसका कुछ परसेंट अलॉट किया जाता है। इसकी जो जनरल फॉर्म में लिखने की यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 0.12 g, 0.2 g, ये दिखा रहा है कि 10% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दिखा रहा है 20%। सो यहाँ पर देखिए। नाउ अब किस तरीके से ये वैल्यूज़ यहाँ पर देख ली हैं, जनरल वैल्यूज़ हैं, बट इन वैल्यूज़ को कैसे लेना है, कैसे अडॉप्ट करना है, तो वो हमें मिलता है जोन्स से। इंडिया को हमने 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। 5 जोन्स में हमने फर्स्ट एंड सेकंड को, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक ही मानकर उसको एनालिसिस करते हैं। तो अब ये एक हो चुके, मतलब एक ही हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, देन फिफ्थ। तो हमारे इंडिया में कितने जोन्स हो गए, 5। और जो एनालिसिस होता है फर्स्ट और सेकंड के लिए सेम होता है, थर्ड के लिए थर्ड के लिए अलग होता है, फोर्थ के लिए अलग एंड फिफ्थ के लिए अलग। तो वो हम अभी आपको मैप में दिखाएंगे। और डिज़ाइन के टाइम पे अगर ये फोर्सेस काफ़ी कम है, इनका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, इस चीज़ जैसे कि फर्स्ट जोन 1 हुआ, जोन 2, तो हम जो क्या करते हैं इन फोर्सेस को नेगलेक्ट भी कर देते हैं। बस्ट जहाँ पर ये सीवियर है, अप टू जैसे कि जोन 5 है, वहाँ पर इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है अप टू 0.3 g।
मतलब 30% ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम आपको शो करते हैं फिगर में। अब ये फिगर है, इसमें पहले तो ब्लू कलर शो कर रहा है 1 को, एंड येलो कलर शो कर रहा है 1 एंड 2 कर रहा है ब्लू वाला, येलो शो कर रहा है आपका जोन 3, ग्रीन शो कर रहा है जोन 4 एंड रेड शो कर रहा है 5। ठीक है, ये जोनिंग्स दिखा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सलेशन लेंगे, किस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है और उनका कितना मैग्नीट्यूड है। नाउ नेक्स्ट, अब फोर्स एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम में इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सलेशन। जब एक्सलेशन आ रहा है अपने डैम पर तो दो डायरेक्शन में आएगा, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो इसमें दो केस बनेंगे, इसमें भी या तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो एक्सलेशन या फिर वर्टिकल एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। जब हमारा एक्सलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा देन हमारा इनर्शिया फोर्स लगेगा, जो Fi लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बट जब एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो इनर्शिया फोर्स लगेगा, इनर्शिया फोर्स वो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो फर्स्ट केस में जब इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है दिस गिवन में, तो वो कर रहा है इफेक्टिव वेट को इंक्रीज कर रहा है। इनर्शिया फोर्स डाउनवर्ड क्या कर रहा है, वेट को इंक्रीज कर रहा है। वेट इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है हमारा कि वेट जो इंक्रीज हो गया उससे क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट एक थोड़ा टेंशन भी इंक्रीज होता है। उसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट का प्रोविज़न रखते हैं, बट ये हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। बट नेक्स्ट केस में जब हमारा एक्सलेशन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है देन इनर्शिया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा दिस वन। जब इनर्शिया फोर्स ऊपरी डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा डैम सेपरेट होने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, नीचे हमारा सब स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। जब हमारा एक्सलेशन ऊपर जा रहा है देन जब हमारा एक्सलेशन नीचे हो रहा है तो हमारा इनर्शिया ऊपर लगेगा, तो इनको सेपरेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस वेट का हमने अभी यहाँ पर डेरिवेशन किया है, किस तरीके से हम लेते हैं। जो एक्सलेशन होता है एग्जर्ट करता है इनर्शिया फोर्स के द्वारा, वो हो जाएगा हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ वेट W इंटू AV अपॉन G। तो नेट इफेक्टिव वेट कितना हो गया हमारा, W माइनस W अपॉन G इंटू AV को हम जो लिख सकते हैं वो कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ G। देन नेट इफेक्टिव वेट जब हम AV की वैल्यू पुट कर देंगे W माइनस W अपॉन G इंटू KV इंटू G। तो ओवरऑल जो बन गया हमारा वेट बन गया W इज इक्वल टू 1 माइनस इफेक्टिव W 1 माइनस KV W। अब ये हमारा डायरेक्टली उसके जो परसेंटेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो इफेक्टिव वेट है कि जितना कोफिशिएंट होगा उस जोन के लिए उतना परसेंट हमारा वेट डिक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव वेट हमारे डैम का। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट है, मेन फर्स्ट वन इज, हम पहले सेकंड को डिस्क्राइब करेंगे, हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स। हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स सेम है, ये हमारी डैम है, ये हमारा रिजर्वायर है, ये हमारा वाटर प्रेशर। जब हमारा जो वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन होगी जब वो टुवर्ड्स द रिजर्वायर होगी, देन इनर्शिया फोर्स इज अब और डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ओवरटर्निंग मूवमेंट और ऐड कर देगा। इनर्शिया फोर्स हमारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यही हमारी क्रिटिकल कंडीशन है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा इनर्शिया फोर्स का WAH अपॉन G, जो कि यहाँ पर गिवन है। नाउ फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कैलकुलेशन, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है क्या, ये भी तभी होगा जब हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द रिजर्वायर होगी। जब टुवर्ड्स द रिजर्वायर एक्सेलरेशन होगा देन वाटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा हमारे डैम की सरफेस पे, जो कि कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर या फिर हाइड्रोडायनेमिक एक्सेलरेशन को हम कहेंगे भी।
इसका जो वेरिएशन होता है वो सेमी क्वाड्रेंट होता है। ये वॉन कार्बन ने दिया था, वॉन कार्बन के द्वारा दिया गया था। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है पी इज इक्वल टू 0.555 KH गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ये सेमी क्वाड्रेंट है, इसीलिए जो एक्ट करता है 4h/3 फ्रॉम बेस। तो मूवमेंट क्या हो गई, पी ई इंटू 4h/3 इक्वल्स टू 0.424 PEH। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ की फोर्स। नाउ नेक्स्ट, सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर क्या है, जिस टाइप से वाटर हमारा प्रेशर लगा रहा है उसी टाइप से सिल्ट भी लगाती है, बट मेन डिफरेंस ये है कि ये रिडक्शन फैक्टर के साथ लगाती है, बिकॉज जो सॉइल का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो करता है एक्ट। ये हमारी कन्फाइंड वॉल्यूम है। जब यहाँ से हमारा डाउनवर्ड वेट जो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब इसको कंप्रेस करेगा, जिस पर वेट लगाएगा, देन ये लेटरली एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेटरली एक्सपेंड। देन क्या करेगी, डैम को ऑल्सो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका कुछ कम परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज उसे हम निकालने के लिए हम इसे हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो निकालते हैं हम 1 - sin phi 1 + sin phi से। एंड जो प्रेशर हो गया सिल्ट वो हो गया 1/2 गामा सिल्ट इंटू एच सिल्ट, हाइट ऑफ सिल्ट, एच सिल्ट जो हाइट ऑफ सिल्ट, एंड के एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। नाउ सिल्ट। नेक्स्ट, वेव प्रेशर। वेव प्रेशर क्यों हो रहा है, जो रनिंग विंड्स हैं रिजर्वॉयर के ऊपर, जैसे हमारा डैम है, ये किलोमीटर्स ऑफ लेंथ है, जब इस पर विंड ब्लो करती है, जब विंड ब्लो कर रही है इनके ऊपर, देन फ्रिक्शन की वजह से वो वेव्स को जनरेट कर देती है, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वेव्स जनरेट करती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जो कि फोर्स होता है, जो प्रेशर फोर्स लगता है, यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि वेव प्रेशर की वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसको ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगुलर कंसिडरेशन में लेते हैं। तो बेस पर जो वो प्रेशर होता है वो होता है 2.4 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू, एंड ये ट्रायंगुलर की जो हाइट होती है ये यहाँ पर गिवन है 5/3 HW। देन इसका जो टोटल फोर्स आ गया वो निकल के आ गया 1/2 इंटू 2.4 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू इंटू 5/3 HW। दिस इज 19.6 WHW स्क्वायर। नाउ किलोमीटर पर मीटर बता रहा है, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं पर यूनिट विथ, हम पूरी विथ के लिए नहीं कर रहे, ओनली पर यूनिट विथ के लिए कर रहे हैं, जैसे इसीलिए दिखा रहा है। नाउ हाइट ऑफ वेव। हाइट ऑफ वेव क्या है, यहाँ पर हाइट ऑफ वेव मेंशन कर देता हूँ मैं। हाइट ऑफ वेव, जब हमारा फोर्स उस पर जब एक्ट कर रहा है, देन जो वेव जनरेट हो रही है उसकी जो हाइट है वो हाइट ऑफ वेव है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो मैं लिख देता हूँ 0.023 रूट में VF माइनस 0.763 माइनस 0.271 F की पावर 3/4। नाउ मैं बोल देता हूँ एक बार, जो हाइट ऑफ वेव होती है हमारी 0.32 रूट VF प्लस 0.763 माइनस 0.0271 F की पावर 3/4। इसके लिए भी दो कंडीशन है, जब हाइट मतलब लेंथ ऑफ हमारा रिजर्वॉयर है, लेंथ ऑफ रिजर्वॉयर L ग्रेटर देन 32 मीटर्स और L लेस देन 32 मीटर्स। हमारा जो रिजर्वॉयर की लेंथ है वो है 96, सो हम तो ये वाला कंसिडर करेंगे। तो इसमें होती है लेंथ ऑफ हाइट ऑफ वेव हो जाएगी जो हमारी, सॉरी, वो हो जाएगी 0.32 रूट में VF। नाउ बाकी कैलकुलेशंस यहाँ से देख के कर लेंगे। आइस प्रेशर। आइस प्रेशर क्या होता है कि जहाँ कोल्ड ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर इस सरफेस पे आइस जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है,
तो जिस हाइट तक आइस जमती है हम उधर आइस प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, वो इस इक्वेशन में दिया हुआ है। 50 इंटू एच आइस इंटू गामा टन मीटर स्क्वायर में निकाला हुआ है ये इन्होंने। तो जो इसकी रेंज है 25 to 150 टन मीटर स्क्वायर की होती है। नाउ द मेन वन इज़, जो बाकी अब तक हमने पढ़े वो थे डीस्टेबलाइजिंग। नाउ द लास्ट वन इज़ द वेट ऑफ द डैम। वेट ऑफ द डैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। दिस वन इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, जैसे कि वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू इक्वेशन में दे भी रखा है। सो इसका मैकेनिज्म क्या है स्टेबलाइजेशन का, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। जब जैसे कि ये डैम बॉडी है, ये हील है एच एंड दिस इज टो। मेन चीज़ क्या है, जो सारे फोर्सेस हैं वो दिस साइड अपर साइड से इधर एक्ट करेंगे और वो हील को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, ठीक है। बट जो वेट ऑफ द डैम है वो टो के लेफ़्ट साइड में एक्ट करेगा और उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और उसको बैलेंस करेगा। देन मेनली क्या होता है कि वेट हमारा ज़्यादा होता है, ग्रेविटी डैम है तो अपने वेट से रेस्ट करता है, वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मली सारे फोर्सेस को ईजिली बियर कर लेता है और हमारा डैम स्टेबलाइज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यूसेस ऑफ भाखड़ा डैम क्या हैं, इसमें हम बता दें आपको, वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला है इरिगेशन वाटर। मेनली इरिगेशन वाटर का यही है कि जब डैम से पानी निकलता है तो हम उसको इरिगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बट इसका जो वाटर है, हमने बताया था जैसे कि पार्टीशन के बाद पंजाब का और अपर स्टेट्स का काफ़ी बुरा हाल था क्योंकि जो फर्टाइल एरिया था पंजाब में पाकिस्तान में चला गया था, तो उसको उस पोर्शन को फर्टाइल बनाने के लिए इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया। सो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये दो स्टेट्स के लिए काफ़ी नर्व सिस्टम की तरह काम करता है। वन इज़ पंजाब, सेकंड वन इज हिमाचल प्रदेश। बाकी इसका इरिगेट करता है 10 मिलियंस एकड़्स ऑफ लैंड को, और बाकी और स्टेट्स में भी पहुँचाता है, जैसे कि हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ भी इनका पानी पहुँचाया जाता है। सेकंड है हाइड्रो पावर जनरेशन। हमने आपको बता दिया इसमें दो पावर प्लांट, एक लेफ्ट पावर प्लांट, एक राइट पावर प्लांट, वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। फ्लड कंट्रोल, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई एंड कैचमेंट्स में पानी भरता चला गया, रिजर्वायर पूर हो गया, तो हम डैम का यूज़ करके उनके गेट की ओपनिंग करके डैम फ्लड होने से बचा सकते हैं। देन लास्ट वन इज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़। जाहिर सी बात है पानी होगा उसे ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्रियल पर्पज इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बॉयलर्स के लिए हम यूज़ करते हैं इन्हें। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन नहीं है तो अभी कंक्लूजन, सॉरी, लास्ट वन इज़ डिसएडवांटेज एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। जब कोई भी डैम बनता है तो हम क्या, डैम बनाने से स्टार्ट से पहले क्या करते हैं, उसमें वहाँ एक बैरियर वो साइड रिवर बनाते हैं और उसके यहाँ पर बैरियर खड़ा करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन का कॉफर डैम बना के जब हम इस डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा डैम बन गया, यहाँ से जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो फील्ड्स होंगी, यहाँ से वाटर सीप होके जाएगा रिजर्वायर से, तो इस एरिया को वाटर लॉक कर देगा। और अगर इस रिजर्वायर में जो पानी इकट्ठा है इसमें अगर सेल्स हुए या फिर यहाँ पर किसी स्टेटम में सेल्स हुए, से इस स्टेटम में सेल्स हैं तो ये वाटर सीप होकर इसे दूसरे स्टेटम में ले जाए, देन ये क्या कर दे और इसको भी सॉल्टी बना देगा। देन ये रूट्स को वेल्ट कर देंगी और सॉइल को अनफर्टाइल बना देंगी और सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जब डैम बनता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड पीस लिया जाता है जिससे कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जैसा कि पता है ये डैम है, ये इसका अपस्ट्रीम साइड हो गया, ये इसकी डाउन स्ट्रीम साइड। कुछ एक्वेटिक लाइफ की स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती हैं एंड डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाती हैं। जब ऐसा होता है तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं होता, अल्टरनेटिव अपनाए जाते हैं, बट इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि वो ईज़िली जैसे फ़्लो करती थी, उनका जो फ़्लो होता है, जो फ़्लो है वो नहीं हो पाता, इसीलिए एडवर्स इफेक्ट करती हैं। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न,
वहाँ की जो टोपोलॉजी चेंज हो जाती है, उस वजह से हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी करना पड़ता है। कॉजेज़ ऑफ डिस्प्यूट्स को भी राइज करता है, क्योंकि लैंड रिक्वायर्ड है, तो जनरल हो सकता है वो गवर्नमेंट की लैंड हो सकता है वो प्राइवेट लैंड हो, अलग अलग तरीके की लैंड्स होती हैं। तो जो काफ़ी होते हैं जो डेवलपमेंट्स के लिए अपनी लैंड प्रोवाइड कर भी देते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो लैंड प्रोवाइड नहीं करते, देन काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी राइज होते हैं। बाकी कुछ सोशल इन्वायरमेंटल वर्कर्स होते हैं जो नहीं चाहते कि इतना सारा डिजास्टरस कंस्ट्रक्शन हो, तो वो भी इसका डिस्प्यूट्स करते हैं। नाउ द कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो समथिंग ट्रेमेंडस, समथिंग स्टुपेंडियस, समथिंग विच शेक्स यू सी इट। भाखड़ा टुडे इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस। ये कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसे देखते ही लगता है कि ये बहुत भयानक है, बहुत बड़ा है और बहुत मिस्टीरियस है, बट ये जो दिखाता है एक, जैसे कि बताया कि एशिया में लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट डैम है, ये दिखाता है कि उस टाइम पे 1963 में जो कंप्लीट हुआ था, 1948 में हमने कंस्ट्रक्शन करके हमने भी दिखाया कि सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में इंडिया जो है मार्वलस है, एंड ये अपनी इंडिया की प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है। और आज भाखड़ा एंड नंगल डैम जो प्रोजेक्ट है पूरा थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, 10 मिलियन लैंड को इरीगेट कर रहा है, एंड हमारी जो मेन नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी स्टेट्स हैं, हिमाचल, राजस्थान एंड पंजाब एंड हरियाणा, और इन स्टेट्स को पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए हर तरीके से पानी पहुँचा रहा था। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है हमारा बेनिफिशियल है। थैंक यू।